नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र कटवाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक से बेहतरीन क्वेश्चन जितने मोस्ट सिलेक्टिव आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकते थे, मैंने सारे आज की वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं साथियों। तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन किस लेवल के लगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, साथ में आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो आज का अपना जो टॉपिक है साथियों, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने इस वीडियो लेक्चर में ऐड किए हैं साथियों। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। साथ में शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है। साथियों, यहाँ क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसको अपन एक रिएक्शन से समझते हैं कि जो लोहे की कील होती है उसमें लोहा होता है, प्लस यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन है उससे, यानी वो विलयन में उस कील को डुबोया जाता है। तो यानी जो CuSO4 है, तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो लोहे से कील, लोहे की जो कील है उस जिसमें लोहा है उससे क्रिया करके FeSO4 बनाता है, यानी कि आयरन सल्फेट बनाता है या फेरस सल्फेट बनाता है साथियों। और साथ में यहाँ पर कॉपर मुक्त होती है साथियों। तो ये जो कॉपर होती है वो लोहे की कील के ऊपर लाल अवक्षेप के रूप में जमा हो जाती है। और साथ में जो ये फेरस होती है वो यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देती है और साथ में फेरस सल्फेट का विलयन बना लेती है साथियों। और मैंने बताया कि जो कॉपर विस्थापित होती है वो लोहे की कील के ऊपर जमा हो जाती है लाल अवक्षेप के रूप में। तो इस रिएक्शन से क्या होता है साथियों, इस रिएक्शन से लोहे की कील का लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और साथ में सल्फेट विलयन का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है साथियों। तो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्या होता है साथियों कि जो लोहे की कील होती है, लोहे की कील का जो रंग है वो तो भूरा पड़ जाता है और साथ में सल्फेट, कॉपर सल्फेट की विलयन का जो नीला रंग है वो फीका पड़ जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो वो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो साथियों, ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक उदाहरण से अपन समझते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक, जैसे मान लो कि साथियों कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, वो क्रिया करके CO2 का निर्माण करते हैं जो एक गैस होती है साथियों। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक होते हैं जो किसी भी विक्रिया में भाग लेते हैं। तो एक अभिकारक तो कार्बन हो गया और एक हो गया साथियों ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर CO2 का निर्माण कर रहे हैं साथियों, जो कि एक उत्पाद है। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम है साथियों, तो इस अभिक्रिया को साथियों अपन कहते हैं संयोजन। नाम से आपको पता लग रहा होगा साथियों, संयोजन यानी कि जुड़ना, जिसमें दो अभिकारक क्या करते हैं, जुड़ते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को याद रखना साथियों, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो अभिकारक होते हैं वो जुड़ते हैं। याद रखिएगा साथियों, संयोजन से याद रखना साथियों जुड़ना, और वियोजन से या अपघटन से याद रखना साथियों टूटना। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटनीय अभिक्रिया। तो उनमें क्या होते हैं साथियों, कोई भी जो उत्पाद होता है वो दो अभिकारकों में टूटता है। यानी कि जो संयोजन अभिक्रिया है उसका उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया में तो दो अभिकारक जुड़ते हैं, जबकि जो वियोजनीय जो अपघटनीय अभिक्रिया है उनमें कोई एक उत्पाद होता है वो दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। तो जो उसकी पूरक अभिक्रिया के रूप में होती है संयोजन अभिक्रिया की पूरक अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। तो याद रखना साथियों, जिसमें दो अभिकारक जुड़ते हैं, जुड़ने में तो संयोजन अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा साथियों। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया कहलाती है। साथियों, मैंने भी बताया था आपको, जो टूटना की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि एक पदार्थ दो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटता है। तो मैंने जुड़ने की बात तो बताई थी साथियों संयोजन अभिक्रिया। और जो वियोजन अभिक्रिया है साथियों उसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया या फिर
अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अपघटनीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से इसमें एक जो उत्पाद होता है वो दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। तो टूटने की अभिक्रिया में साथियों याद रखिए अपघटनीय अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया को ही अपन अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ साथियों कि मान लीजिए साथियों जो कॉपर सल्फेट है साथियों CuSO4, कैल्शियम कार्बोनेट है साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, जब कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं 473 केल्विन पर, 473 केल्विन पर अब जब इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस साथ में CO2 का निर्माण करता है, यानी बिना बुझे हुए चूने का और साथ में CO2 गैस का निर्माण करता है। तो साथियों ये जो अभिक्रिया है ये साथियों अभिक्रिया है वो वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो एक उत्पाद है वो दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट रहा है साथियों। तो इस अभिक्रिया को अपन वियोजन या फिर अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें साथियों एक ही उत्पाद दो अभिकारकों में टूट रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उदाहरण से आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ, ये तो वही क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह है दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है कहलाती है। यानी कि किसी एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु का समूह है वो विस्थापित कर देते हैं। तो साथियों विस्थापित से याद रखना साथियों, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसे होगी, जैसे कि अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे साथियों कॉपर सल्फेट का मैंने भी आपको उदाहरण देके बताया था कि जो CuSO4 है उसको अपन क्रिया करवाते हैं फेरस से तो FeSO4 बन जाता है और साथ में कॉपर इससे बाहर निकल जाता है। तो ये साथियों एक विस्थापन अभिक्रिया ही होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है आयरन वो कम क्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है, तो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और साथ में फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है साथियों। और साथियों एक यहाँ ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन बी जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो जगह पर क्या होता है, दो जगह पर विस्थापन की क्रिया होती है साथियों, दो जगह पर विस्थापन की क्रिया होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में साथियों विस्थापन अभिक्रिया में परमाणुओं का समूह एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एंजाइम होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक। तो साथियों एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इनका रोल होता है। तो ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा साथियों। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं। तो साथियों ये एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अपन इसको समझते हैं कि दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाओं से क्या मतलब है। साथियों मान लीजिए कि कोई ठोस अवस्था में बर्फ है, मान लीजिए कोई बर्फ है साथियों, वो आपको पता है ठोस अवस्था में होती है। तो जब उसको हम अपन गर्म करते हैं तो वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे ये ठोस अवस्था में है साथियों, और जब इसको अपन गर्म करते हैं तो ये द्रव अवस्था में जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो साथियों अब इसको अपन जब गर्म करते हैं तो ये ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बर्फ, और जब इसको वापस अपन जल से वापस इसको ठंडा करते हैं तो वापस ये बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो साथियों इसमें इसको पहले वाली अवस्था में वापस प्राप्त किया जा सकता है, जल से वापस बर्फ बनाया जा सकता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको वापस पहले वाली अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है वो अभिक्रियाएं साथियों उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है साथियों। जैसे भौतिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे साथियों, ये एक भौतिक परिवर्तन है, और भौतिक परिवर्तन होते हैं साथियों वो होते हैं अस्थायी। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं साथियों, भौतिक परिवर्तन अपन पहले पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं और उत्क्रमणीय होते हैं साथियों, यानी उन्हें पहले वाली अवस्था में प्राप्त
किया जा सकता है। और इसका जो चिन्ह होता है साथियों वो होता है, इस प्रकार होता है कि वापस इनको पहले वाली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का याद रखिए साथियों, भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं और वो स्थायी होते हैं। कौन से रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय, साथ में स्थायी होते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन जो डी है वो होता है इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्योंकि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। मैंने उदाहरण से आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि किसी भी कोई अभिक्रिया कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके वेग को बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन है उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अपचायक या कोई नहीं। तो साथियों अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं उत्प्रेरक होते हैं साथियों। उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों, किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, और साथ में इनके स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये उत्पाद में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करने की इनकी क्षमता होती है साथियों। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया है, यानी साथियों मैंने भी आपको बताया भी था कि जिस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 के रूप में टूटता है साथियों। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मैंने भी बताया था साथियों, ये है वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, जिसमें एक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों के रूप में टूट रहा है। तो वियोजन में याद रखना टूटना, वियोजन का मतलब ही टूटना है साथियों, और संयोजन का मतलब होता है साथियों जुड़ना। तो वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया में टूटते हैं साथियों, कोई उत्पाद होता है वो दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूटता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये है साथियों कि जो NH3 है वो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है साथियों, जो हाइड्रोजन होता है वो अमोनिया से जुड़ जाता है और NH4Cl का निर्माण होता है। तो साथियों मैंने बताया कि जो जुड़ने की क्रिया होती है उसमें साथियों उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ जुड़ रहे हैं दो अभिकारक, तो इसमें जुड़ने की अभिक्रिया हो रही है। तो जुड़ने की अभिक्रिया में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ जुड़ाव होता है वहाँ संयोजन अभिक्रिया होती है साथियों, और वियोजन अभिक्रिया में टूटते हैं। मतलब आपको नाम से याद रखना है, बिल्कुल आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से याद रखिए। संयोजन से मतलब होता है जुड़ना और वियोजन से मतलब होता है टूटना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। अब साथियों बात करते हैं कि जो ऑक्सीकरण और अपचयन, आपने दो नाम सुने होंगे साथियों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन व ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण होता है और रिडक्शन का मतलब होता है साथियों अपचयन। जब अपचयन और ऑक्सीकरण की क्रिया साथ साथ चलती है तो उसे कहते हैं साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार बना है, इसमें बनने वाला आप समझ सकते हैं साथियों। जो रिडक्शन है वहाँ से तो रेड लिया गया है, रिडक्शन से रेड, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सी लिया गया है। तो इस प्रकार रेडॉक्सी का निर्माण होता है, और रेडॉक्सी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ चलती है, उसे ही अपन रेडॉक्सी अभिक्रिया कहते हैं। पहले अपन समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है। साथियों ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अपने को याद रखना है कि इसमें एक तो ऑक्सीजन जुड़ता है साथियों, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है साथियों, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है एक तो, और एक साथियों ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, यानी जिन पर भी ऋण आवेश पाया जाता है साथियों, जिन आयनों पर ऋण आवेश पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, अगर वो जुड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है साथियों। और साथ में ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना और धन विद्युतीय तत्व का हटना। और साथ में ये भी याद रखना है यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना
और धन विद्युतीय तत्व का हटना। आपको याद रखना है कि जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जहाँ जुड़ता है या ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज हट जाता है या हाइड्रोजन हट जाता है तो वहाँ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है साथियों। और साथ में एक पॉइंट और आपको यह याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का हटना, इलेक्ट्रॉन का हटना, जब इलेक्ट्रॉन हटते हैं ना तो हटने की क्रिया में क्या होता है, यहाँ भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो इलेक्ट्रॉन का हटना ये भी ऑक्सीकरण की क्रिया का एक नियम है साथियों। तो याद रखना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं और धन विद्युतीय तत्व हटते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन का हटना और जो अपचयन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं साथियों। तो और आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है और जो हाइड्रोजन का जुड़ना है वो तो होता है अपचयन अभिक्रिया में, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया भी साथियों अपचयन अभिक्रिया में होती है। तो जो ऑक्सीकरण और अपचयन आपको आप एक के नियम याद रखोगे ना तो दूसरों की जो अपचयन अभिक्रिया है उसके नियम आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे साथियों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन, यानी कि मान लीजिए साथियों FeCl3 है, ये टूट के क्या करती है साथियों, FeCl2 में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब FeCl3 थी और वो FeCl2 में परिवर्तित हो जाती हैं तो यहाँ से क्या हो गया साथियों, एक Cl आयन यानी जो ऋण विद्युतीय तत्व है वो यहाँ से हट गया। और मैंने भी आपको पहले बताया था कि ऋण विद्युतीय तत्व का हटना क्या होता है, अपचयन होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का या ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण, और ऋण विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। तो यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व हट रहा है तो साथियों अपचयन की विक्रिया होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा साथियों। बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर करना है साथियों। इन क्वेश्चनों में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको किस किस प्रकार का भी क्वेश्चन मिले आप उसको अच्छे से हल कर सकते हो साथियों। निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि उत्प्रेरक है वो दो प्रकार के होते हैं। अगर बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, उत्प्रेरक अगर भौतिक अवस्था के आधार पर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। ये तो भौतिक अवस्था के आधार पर हैं, और अगर इन भौतिक अवस्था के आधार पर हैं साथियों, और अगर इसी के अलावा अगर तो इसमें साथियों आपको ऑप्शन में दे रखे हैं समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, कृत्रिम उत्प्रेरण और एंजाइम उत्प्रेरण। तो साथियों जो इनमें से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है, तो कृत्रिम उत्प्रेरण कोई नहीं होता है। कृत्रिम उत्प्रेरण किसी भी उत्प्रेरण का प्रकार नहीं होता है। समांगी भी होता है, विषमांगी होता है और एंजाइम भी होते हैं, लेकिन कृत्रिम उत्प्रेरण किसी भी उत्प्रेरण का कोई प्रकार नहीं होता है साथियों। और इसी के प्रकार एक उत्प्रेरण के चार प्रकार और भी होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्वतः उत्प्रेरण और एंजाइम उत्प्रेरण। तो ऐसे उत्प्रेरण का और भी प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो कृत्रिम उत्प्रेरण कोई भी उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, तो यह क्रिया है। यानी जब आप कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन क्या होता है कि कार्बन प्लस वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 गैस का निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो साथियों इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रियाएं होती है साथियों। इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन उपयुक्त दोनों ही क्रियाएं होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की क्रिया है, किण्वन, अपचयन, उपचयन, उदासीकरण। तो शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया साथियों है वो होती है किण्वन। साथियों आपने अनोक्सी श्वसन का नाम सुना होगा। अनोक्सी श्वसन में क्या होता है कि अनोक्सी श्वसन की तरह ही एक किण्वन की क्रिया होती है, जिसमें किसी भी अपशिष्ट पदार्थों को बिल्कुल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बिल्कुल अच्छे से सड़ाया गलाया जाता है और फिर एथेनॉल का निर्माण किया जाता है, जो कि साथियों शराब के रूप में काम आता है। तो इसमें किण्वन की क्रिया की जाती है साथियों। बिल्कुल जो आप शराब बनाई जाती है ना साथियों, तो उसमें किण्वन की क्रिया के द्वारा इस शर्करा को एथेनॉल में परिवर्तित करके इस क्रिया को संपन्न करवाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है साथियों। तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों अच्छा लगा है तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपना
कमेंट करके आप मुझे थोड़ा सा पुनर्बलन के रूप में मोटिवेशन प्रदान करें, क्योंकि साथियों जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ उसमें काफ़ी मेहनत लगती है और आप सभी लोगों की प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है साथियों। अगर आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो आप सभी लोगों के लिए ये चैनल आने वाले समय में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो आप सभी साथी इस पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही आपको मैं बता दूं, अगर आप सीईटी या पशु परिचर की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के पोर्शन के लिए मैं पूरी आपको एक तरह से आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से बिल्कुल आपको फैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से बनाए जा रहे हैं। बेहतरीन कंटेंट है साथियों। डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। तो आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।